जय हिंद बच्चों। मैं रुचि शर्मा मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल टीटी नगर भोपाल से हिंदी के कालखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खूब सारी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम जो पाठ समझने जा रहे हैं उसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा ध्यान कलाकारों के प्रति आकर्षित करना होगा। हमें समझना होगा, सोचना होगा, थोड़ा सा विचार करना होगा कि किसी भी कलाकार के जीवन में कभी भी जब विपरीत परिस्थितियाँ आती होंगी तो वो उनका सामना किस प्रकार करते होंगे। आज हम ऐसे ही एक कलाकार के विषय में समझेंगे। आज हम एक ऐसे ही कलाकार सैयद हैदर रज़ा, जो कि एक महान चित्रकार होने के साथ साथ लेखक भी हैं, उनके जीवन के विषय में उन्हीं के शब्दों में जानेंगे। अब यहाँ हमें थोड़ा सा पूर्व ज्ञान है कि जब कोई लेखक अपने ही जीवन वृत्त को स्वयं प्रस्तुत करता है तो उसे क्या कहते हैं? आत्मकथा। तो आज हम उनकी आत्मकथा का अध्ययन करेंगे और समझेंगे। पाठ को समझने से पहले सैयद हैदर रज़ा जी का जीवन परिचय देखते हैं। सैयद हैदर रज़ा का जन्म सन 1922 बाबरिया गांव मध्य प्रदेश में हुआ था। आपको ग्रेड ऑफ ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर अवार्ड्स एंड लेटर्स पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आपने चित्रकला की शिक्षा नागपुर स्कूल ऑफ आर्ट व सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से प्राप्त की है। भारत में अनेक प्रदर्शनियां आयोजित करने के बाद सन 1950 में फ्रांसीसी सरकार की छात्रवृत्ति पर फ्रांस गए और अध्ययन किया। आधुनिक भारतीय चित्रकला को जिन कलाकारों ने नया और आधुनिक मुहावरा दिया उनमें सैयद हैदर रज़ा का नाम महत्वपूर्ण है। रज़ा सिर्फ इसी वजह से कला की दुनिया में सम्मान्य नहीं है, बल्कि जिन कलाकारों ने आधुनिक भारतीय कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित किया उनमें हुसैन और सूजा के साथ रज़ा का नाम अगली पंक्ति में आता है। आप सबसे ज़्यादा घुमक्कड़ रहे, लेकिन उनका केंद्र भारत ही रहा। लंबे समय तक पश्चिम में रहने और वहाँ की कला की बारीकियों से प्रभावित होने के बावजूद आप ठेठ रूप से भारतीय कलाकार हैं। उनकी कई कलाकृतियाँ बिंदु का रूपाकार हैं। यहाँ यह भी गौरतलब है कि बिंदु की तरफ उनका झुकाव उनके स्कूली शिक्षक नंदलाल झारिया ने कराया था। आपकी कला और व्यक्तित्व में उदात्तता है। उनकी कला में रंगों की व्यापकता और अध्यात्म की गहराई है। आपकी कला को भारत और दूसरे देशों में काफ़ी सराहा गया है। अब जानते हैं केंद्रीय भाव। केंद्रीय भाव की यदि बात की जाए तो हम देखेंगे जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं ये सैयद हैदर रज़ा की आत्मकथात्मक पुस्तक आत्मा का ताप का एक अध्याय है। आपने इसमें लिखा भी है कि कला कर्म एक विचित्र उन्माद है, इसे विश्वास से सहेजना है, संपूर्णता से पहाड़ों के धैर्य के समान, मौन प्रतीक्षा में अकेले ही। इसका अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद मधु बी जोशी ने किया है। यहाँ आपने चित्रकला के क्षेत्र में अपने आरंभिक संघर्षों और सफलताओं के विषय में बताया। एक कलाकार का जीवन संघर्ष और कला संघर्ष, उसकी सर्जनात्मक बेचैनी, अपनी रचना में सर्वस्व झोंक देने का उसका जुनून, ये सारी चीज़ें इसमें बहुत रोचक और सहज शैली में उभर कर आई हैं। चलते हैं पाठ की ओर और देखते हैं उन्होंने अपने जीवन संघर्ष और कला संघर्ष को किस तरह अपने ही शब्दों में उकेरा है। थोड़ा थोड़ा उनके शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे, कुछ कुछ हम अपने शब्दों में समझेंगे। वे लिखते हैं, नागपुर स्कूल की परीक्षा में मैं अर्थात वे कक्षा में प्रथम आया। 10 में से 9 विषयों में विशेष योग्यता प्राप्त हुई। इससे मुझे बड़ी मदद मिली। पिताजी रिटायर हो चुके थे, अब मुझे नौकरी ढूंढनी थी। मैं गोंदिया, जो कि महाराष्ट्र में है, मैं ड्राइंग का अध्यापक बन गया और महीने भर में ही मुझे बम्बई में जे स्कूल ऑफ आर्ट में
अध्ययन के लिए मध्य प्रांत की सरकारी छात्रवृत्ति भी मिली। यह सितंबर 1943 की बात है। मैंने अमरावती, जो महाराष्ट्र में है, के गवर्नमेंट नॉर्मल स्कूल से त्यागपत्र दे दिया। जब तक मैं बम्बई पहुंचा तब तक जे स्कूल में दाखिला बंद हो चुका था। दाखिला हो भी जाता तो उपस्थिति का प्रतिशत पूरा न हो पाता। छात्रवृत्ति वापस ले ली गई। सरकार ने मुझे अकोला में ड्राइंग अध्यापक की नौकरी देने की पेशकश की। मैंने तय किया कि मैं लौटूंगा नहीं, बम्बई में ही अध्ययन करूंगा। मुझे शहर पसंद आया, वातावरण पसंद आया, गैलरियां और शहरों में अपने पहले मित्र पसंद आए। एक बात अच्छी यह भी हुई कि मुझे एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियो में डिज़ाइनर की नौकरी मिल गई। आगे वे लिखते हैं कि वे सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक नौकरी करते। इसके पश्चात वे मोहन आर्ट क्लब जाते और फिर जैकब सर्कल, जहां उनके भाई के परिचित एक टैक्सी ड्राइवर ने उन्हें रहने की जगह दे रखी थी। एक घटना का जिक्र करते हुए वे लिखते हैं, वह जिसके यहाँ वो रहते थे वह टैक्सी रात को ही चलाता था। वह दिन में कमरे पर लौटता। यह छोटा सा कमरा जैकब सर्कल 7 रास्ता में पहली मंजिल पर था। एक रात जब 9:30 बजे मैं कमरे पर पहुंचा तो हमारे दरवाजे पर एक पुलिस वाला खड़ा था। उसने कहा, तुम अंदर नहीं जा सकते, यहाँ हत्या की वारदात हुई है। हम लोग कभी भी राजनीति या किसी तरह की संदिग्ध गतिविधियों में शामिल नहीं हुए थे। मेरी तो अक्ल गुम हो गई। मैं तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर कमिश्नर से मिला। उन्हें बताया कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, जैकब सर्कल में रहता हूँ। मेरे कमरे के बाहर पुलिस वाला खड़ा है और मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा है। उन्होंने बताया कि मेरे टैक्सी ड्राइवर मित्र राल्फ पर या मुझ पर शक नहीं है। राल्फ की टैक्सी में किसी ने एक सवारी की छुरा मारकर हत्या कर दी थी। अगले दिन मैंने जलील साहब को यह राम कहानी सुनाई तो उन्होंने मुझे आर्ट डिपार्टमेंट में कमरा दे दिया। वहाँ वे फर्श पर सोते और रात को 11-11 बजे तक जो जलील साहब थे वो उन्हें तरह तरह के स्केच बनाते हुए देखते और मन में कुछ विचारते भी होंगे। आगे वे लिखते हैं, कुछ महीने बाद उन्होंने मुझे एक बहुत शानदार ठिकाना देने की पेशकश की। उनके चचेरे भाई के 6ठी मंजिल के फ्लैट का एक कमरा। उनकी योजना यह थी कि अगर मैं उनके यहाँ काम करता रहा तो मुझे कला विभाग का प्रमुख बना दिया जाए। अब वे एक नए ठिकाने पर आ गए थे। ये ठिकाना पुराने ठिकाने से कहीं लाख गुना बहुत अच्छा था। आगे वे लिखते हैं, 4 बरस में मतलब सन 1948 में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक मुझे मिला। इस सम्मान को पाने वाला मैं सबसे कम आयु का कलाकार था और 2 बरस बाद ही मुझे फ्रांस सरकार की छात्रवृत्ति मिल गई। मैंने खुद को याद दिलाया, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। मेरे पहले 2 चित्र नवंबर 1943 में आर्ट्स सोसाइटी ऑफ इंडिया की प्रदर्शनी में प्रदर्शित हुए। उद्घाटन में मुझे आमंत्रित नहीं किया गया क्योंकि मैं जाना माना नाम नहीं था। अगले दिन मैंने द टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रदर्शनी की समीक्षा पढ़ी। कला समीक्षक रुडोल्फ वॉन लेडेन ने मेरे चित्रों की काफ़ी तारीफ की थी। उनका पहला वाक्य मुझे आज भी याद है, इनमें से कई चित्र पहले भी प्रदर्शित हो चुके हैं और नयों में कोई नई प्रतिभा नहीं दिखी। हाँ, S.H. रज़ा के नाम के छात्र के 1-2 जलरंग लुभावने हैं। उनमें संयोजन और रंगों के दक्ष प्रयोग की ज़बरदस्त समझदारी दिखती है और दोनों चित्र 40-40 रुपए में बिक गए। इस प्रकार उन्हें बड़ी खुशी हुई कि उनके चित्र 40-40 रुपए में बिक गए। इसके बाद आगे उन्होंने और भी इस प्रकार की घटनाओं का जिक्र किया। थोड़ा उन्हें भी समझ लेते हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं उनका जो एक स्वप्न टूटा था उससे उन्हें जोड़ता है। समय के साथ साथ चीज़ें होती चली गईं। प्रोफेसर लैंगहैमर ने काम करने के लिए उन्हें अपना स्टूडियो दे दिया। वे द टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्ट डायरेक्टर थे। मैं दिन में उनके स्टूडियो में चित्र बनाता, शाम को चित्र उन्हें दिखाता तो वे बारीकी से उनका विश्लेषण करते। मेरे काम में उनकी रुचि बढ़ती गई, मेरा काम निखरता गया।
वे मेरे चित्र खरीदने लगे और आखिर मेरे लिए नौकरी छोड़कर कला के अध्ययन में जुट पाना संभव हो सका। सन 1947 में जे स्कूल ऑफ आर्ट का मैं नियमित छात्र बन गया, क्योंकि अब मैं नौकरी किए बिना भी अपनी फीस और रहने का खर्चा उठा सकता था। इस प्रकार हमने देखा कि जो स्वप्न पहले टूट गया था, इतनी मेहनत के बाद आज वह फिर से साकार हो उठा। आगे वे लिखते हैं, भले ही 1947 और 48 में महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हों, मेरे लिए वे कठिन बरस थे। सन 1948 में मैं श्रीनगर गया, वहाँ चित्र बनाए। श्रीनगर की इसी यात्रा में मेरी भेंट प्रख्यात फ्रेंच फोटोग्राफर हेनरी कार्तिये-ब्रेसॉन से हुई। मेरे चित्र देखने के बाद उन्होंने जो टिप्पणी की वह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, तुम प्रतिभाशाली हो, लेकिन प्रतिभाशाली युवा चित्रकारों को लेकर मैं संदेहशील हूँ। तुम्हारे चित्रों में रंग है, भावना है, लेकिन रचना नहीं है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि चित्र इमारत की ही तरह बनाया जाता है। आधार, नींव, दीवारें, बीम, छत और तब जाकर वह टिकता है। मैं कहूँगा कि तुम इन कामों को ध्यान से देखो। इन टिप्पणियों का मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा। फ्रेंच पेंटिंग में मेरी खास रुचि थी, लेकिन मैं समझना चाहता था कि चित्र में रचना या बनावट वास्तव में क्या होगी। इसका भी हल बहुत जल्दी उन्हें मिल गया। सन 1950 में कैसे पढ़ते हैं उन्हीं के शब्दों में। सन 1950 में एक गंभीर वार्तालाप के दौरान फ्रेंच दूतावास के सांस्कृतिक सचिव ने मुझसे पूछा, तुम फ्रांस जाकर कला का अध्ययन क्यों करना चाहते हो? मैंने पूरे आत्मविश्वास से उत्तर दिया, फ्रेंच कलाकारों का चित्रण पर अधिकार है। फ्रेंच पेंटिंग मुझे अच्छी लगती है। और उन्होंने पूछा, तुम्हारे पसंदीदा कलाकार? सेजा, वॉन गॉग, गोगा, पिकासो, मातीस, शागान और ब्रॉक। पिकासो के काम के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? मैंने कहा, पिकासो का हर दौर महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिकासो जीनियस है। वह इतने खुश हुए कि मुझे 1 के बजाय 2 बरस के लिए छात्रवृत्ति मिली। बम्बई में रहते हुए एक ऊर्जा थी, काम करने की एक इच्छा थी। आत्मा को चढ़ा यह ताप लोगों को दिखाई देता था, अपने यहाँ ज़बरदस्त उतारता थी। कोई काम करने का इच्छुक हो तो लोग सहायता को तैयार रहते थे। आगे जो उन्होंने लिखा है वह हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या लिखा है, पढ़ते हैं, समझते हैं उन्हीं के शब्दों में। यहाँ उन्हीं के शब्दों पर इसलिए जोर दिया जा रहा है कि यदि हम उन्हीं के शब्दों में उस बात को समझेंगे जैसा उन्होंने लिखा है, तो ये हमें और अच्छे से समझ में आएगा। मैं अपने कुटुंब के युवा लोगों से कहता रहता हूँ कि तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, बस तुम्हें मेहनत करनी होगी। चित्रकला व्यवसाय नहीं, अंतरात्मा की पुकार है। इसे अपना सर्वस्व देकर ही कुछ ठोस परिणाम मिल पाते हैं। मेरे मन में शायद युवा मित्रों को यह संदेश देने की कामना है कि कुछ घटने के इंतज़ार में हाथ पर हाथ धरे न बैठे रहो, खुद कुछ करो। ज़रा देखिए, अच्छे खासे संपन्न परिवारों के बच्चे काम नहीं कर रहे, जबकि उनमें तमाम संभावनाएं हैं, और यहाँ हम बेचैनी से भरे काम किए जाते हैं। मैं बुखार से छटपटाता सा अपनी आत्मा, अपने चित्त को संतप्त किए रहता हूँ। मैं कुछ ऐसी बात कर रहा हूँ जिसमें खामी लगती है। यह बहुत गज़ब की बात नहीं है, लेकिन मुझ में काम करने का संकल्प है। आगे वे लिखते हैं, भगवद गीता कहती है, जीवन में जो कुछ भी है तनाव के कारण है। बचपन जीवन का पहला चरण एक जागृति है, लेकिन मेरे जीवन का बम्बई वाला दौर भी जागृति का चरण ही था। कई निजी मसले थे जिन्हें सुलझाना था, आजीविका कमानी थी। मैं कहूँगा कि पैसा कमाना महत्वपूर्ण होता है, वैसे अंततः वह महत्वपूर्ण नहीं होता। उत्तरदायित्व होते हैं, किराया देना, फीस देना, अध्ययन करना, काम करना। कुल मिलाकर स्थिति खासी जटिल थी। मेरे माता पिता के न रहने और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को खो देने से यह जटिलता और बढ़ी। इस प्रकार पाठ में सैयद हैदर रज़ा हमें समझाते हैं कि बचपन ही जीवन की प्रथम पाठशाला
नहीं है, बल्कि उन्होंने तो युवावस्था में भी बहुत कुछ सीखा, संघर्ष किया, कठिनता से भरा हुआ समय व्यतीत किया और अंततः उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिली। इस प्रकार हमें भी जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़े तो कभी भी घबराना नहीं चाहिए। हर परिस्थिति का डटकर मुकाबला करना चाहिए। उन्होंने लिखा है ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। उन्होंने हमारे सामने भगवत गीता का भी उदाहरण प्रस्तुत किया है। इस प्रकार हम पूरे पाठ को अच्छे से समझ गए हैं। हमने देखा कि कला का संघर्ष किस प्रकार का था। आशा है आपको पाठ अच्छे प्रकार से समझ में आ गया है। इसी विश्वास के साथ घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।